अगर आप कभी कोई पेनी स्टॉक को देखो, अगर पेनी स्टॉक में कोई खराबी ना हो, सपोज या तो उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, या तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग कम हो, ठीक है, या तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा ना हो, या मैनेजमेंट अच्छा ना हो, अगर पेनी स्टॉक में कुछ ना कुछ मिस्टेक ना हो तो वो पेनी नहीं होता। वो कहाँ पे होता? वो भी अच्छा खासा मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा रनिंग, अच्छा खासा अप होता है। जैसे अगर आप छोटा कोई स्टॉक, कोई भी स्टॉक देख लो, तो आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। जैसे अगर आप वोडाफोन आइडिया की बात कर लो, वो उसमें क्या कुछ खराबी कि वो डेप्थ उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर वो डेप्थ नहीं होता तो उसके कंपैरिजन वाले जो टेलीकॉम वाले सेक्टर वाली कंपनीज है, लाइक आपका एयरटेल और जियो, वो उसके कॉम्पिटेटर में वहां पे होता, ठीक है। तो वही हाल सिचुएशन मार्केट में होता है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के पास में है तो कभी भी स्टॉक आपको ऑल टाइम लो के पास नहीं मिलेंगे। मार्केट में कुछ ना कुछ तो खराबी होगी जब स्टॉक डिस्काउंट पे मिलेंगे। अब वो आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना करेज है कि आप उस डिस्काउंट को बाय करके अच्छे से होल्ड कर पाओ। ये सिचुएशन हमने आपको 4 जून को भी बताई, बजट में भी बताई, और बहुत सारे सिनेरियो में बताई कि हर चीज डिस्काउंट में तभी मिलता है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट होती है। तो अभी भी जो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो चल रही है। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, कोई भी चीजें हो वर्ल्ड में, कोई भी मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, वो 3 दिन से ज्यादा इफेक्ट नहीं करता मार्केट को। तो आप एक चीज देख लो कि जो जापान से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बेसिकली वो कब से आया था? फ्राइडे से आया था। फ्राइडे फर्स्ट, मंडे सेकेंड, ट्यूसडे थर्ड, 3 दिन हो गया। कल से मार्केट इस पे रिएक्शन देना बंद कर देगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, और मार्केट ने इस पे ओवर रिएक्ट क्यों किया इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो, इससे पहले फेड का मीट था, फेड के मीट में फेड ने जो उसको बोलना था, सबको मालूम है रेट कट नहीं करने वाला, वो उसका चलेगा, ठीक है। लेकिन अब रेट कट नहीं करेगा, उसने सही बोला। उसने कमेंट्री भी हॉकिंस दी, जो फेड के जो चेयरमैन थे जर्मन पावेल ने। उसके बाद में आप देखोगे तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कैसा आया? थोड़ा खराब आया, थोड़ा खराब आया, लेकिन लोगों ने क्या मान लिया? रेसेशन आ गया। लेकिन भाई अगर हम रेसेशन का एक क्राइटेरिया देखे जाए, तो रेसेशन का मैंने क्राइटेरिया देखा कि ये गूगल पे कैसे हम क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं, कौन सा कोई भी कंट्री रेसेशन में कब जाता है। अगर कोई भी कंट्री को आपको मेजर करना है कि वो रेसेशन में जा रहा है, बेसिकली अभी अगर बात करें अलग से, तो यूएस का बेसिकली एक इंडेक्स है, इसको बोलते हैं सीओपीवी। अगर उसमें वो अगर मतलब एवरेज से वो 5% ऊपर चला जाए तो वो लोग मान लेते हैं रिसेशन। लेकिन वो जो उनका इंडेक्स जो शो कर रहा है ना, वो इंडेक्स प्रॉपरली शो नहीं कर रहा है। जो वहां के लोगों ने बोला, मतलब वहां के जो एनालिस्ट ने बेसिकली बोला, उन्होंने ये बोला कि जब तक एग्जैक्ट जो डाटा है वो कम से कम, अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ 2 क्वार्टर कम से कम निगेटिव ना हो जाए, जैसे अगर हमारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, अब कितना चल रहा है? अभी 7.5% की ग्रोथ रेट से इंडियन की इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना। बट चाइना, आप देखेंगे यूएस का इकोनॉमी तो वो कम से 1%, 1.3% चल रही है, और इस बार तो अराउंड 1% के अराउंड ही आया उसका ग्रोथ रेट। अभी वो माइनस में आया ही नहीं, तो रेसेशन की बात कहाँ से आ गई भाई? रेसेशन की बात क्या, मार्केट को गिराना था, उसकी वजह से कुछ ना कुछ न्यूज मार्केट में चलाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का जो मेन बेसिकली रीजन था वो था जापान। क्योंकि जापान में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, जापान में अभी तक जो भी इंटरेस्ट रेट था वो नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, जीरो से अभी क्या बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद में अगर हम देखें तो जापान से लोगों ने पैसे ले लेके वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में पैसे लगाए, क्योंकि आप देखते हो जहां भी पैसा सस्ता मिलता है लोग वहीं से पैसा लेना चाहेंगे। जैसे सपोज अगर आप मानो, अगर आपको कहीं से लोन लेना है, चाहे आप एसबीआई से लेने जाओ, चाहे आप एचडीएफसी बैंक लेने जाओ, तो आप क्या देखोगे कि जहां से आपको सस्ता लोन मिलेगा ना, आप वहीं पे जाओगे लोन लेने बेसिकली। तो वही हाल है कि वर्ल्ड में सबसे सस्ता लोन कहाँ मिल रहा है? जापान में मिल रहा था लोगों को, तो लोगों ने जापान से पैसे लिए, और लेने के बाद में क्या वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में लगाए। और जापान का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा जाए ना, तो जापान के से लोगों ने पैसे लेके सबसे ज्यादा बड़े बड़े हेज फंड और इंस्टीट्यूशंस ने सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पे लगाए? यूएस में लगाए थे। अराउंड आप मान के चलो यूएस मार्केट का 20 to 25% पैसा जापान का है। अगर कुछ भी क्राइसिस जापान में आता है, उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपको यूएस में देखने को मिलेगा। इसलिए जो नास्डैक की जितनी कंपनियां, टेक कंपनीज है ना, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्लीडिंग करके गिर रही हैं ऊपर से, आप मान के चलो यूएस का नास्डैक अराउंड 11 to 12% गिरा था। उसका रीजन यही था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अब आपने जो पहले 0% पे लिया था, कि मतलब हमने जितना पैसा लिया 1000 लिया है, वो हम चाहे 10 साल बाद दे, चाहे 20 साल बाद दे, हमको देना 1000। लेकिन जब उन्होंने बोला कि भाई उनके यहाँ पे भी इन्फ्लेशन हो रहा है, अब वो रेट बढ़ाएंगे, जब रेट बढ़ाएंगे तो आपको क्या, जो आपने पैसे लिए उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेसिकली। तो वही इंटरेस्ट रेट को कवर अप करने के लिए जो जैसे उन्होंने बढ़ाया, तो वहां पे जितने लोग इन्वेस्टेड थे उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन को क्या किया, बेच करके सारा निकाल के पैसा वापस करना अब शुरू किया कि जल्दी से वापस कर देते हैं, अदरवाइज ये और भी तेजी से इंक्रीज हो सकता है। इस वजह से उन्होंने बेसिकली क्या हुआ कि यूएस में फॉल आया, उसकी वजह से यूएस में तो फॉल हुआ, साथ में जापान का मार्केट भी फॉल हुआ। लेकिन आप ये देखो कि आज जापान का मार्केट रिकवर क्यों कर गया इतना फास्ट?
इसके पीछे का रीजन भी होना चाहिए ना, क्यों रिकवर किया? क्योंकि भाई अगर आप एक तो 35 ईयर के बाद में जापान का मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, जैसे ही ऑल टाइम हाई बनाया वहां से 26% डाउन हो गया। तो ऑल टाइम हाई बनाने के बाद सडन शार्प डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आज फिर से 11% रिकवर कर गया। उसके रिकवर करने का पीछे का रीजन अगर हम फेड को देखें तो फेड के चेयरमैन ने क्या बोला? फेड के चेयरमैन ने बोला कि देखो, हमें मार्केट से कोई मतलब नहीं, मार्केट कहीं भी जाए, हम जल्दबाजी में कोई रेट कट करने नहीं चाहेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, ये जर्मन पावेल जो बोलता है वो करता नहीं है, ठीक है? वो वही करता है जो उसको एग्जैक्ट में करना है। वो बातें को इधर उधर से घुमा के पकड़े या कैसे भी पकड़े, डायरेक्टली बोल सकता है वो चीजें कि मैं अभी रेट कट नहीं करूंगा, लेकिन वो घुमा के बातें करता है। और वो बातें घुमा के उसने उस दिन भी बोली थी, ठीक है? और आज फिर देखो उसने बोला कि हमें मार्केट से कुछ नहीं, मार्केट के पताल लोक में जाए कहीं जाए, मैं जब तक 2% नहीं आएगा तब तक मैं रेट कट करूंगा नहीं। और आप देख रहे हो कि फरवरी 2023 से उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी तक वही है, इसमें कोई भी चेंजेस उसने किया नहीं है अभी तक। ये आपको पूरा पूरा तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर यहाँ पे फेड तुरंत रेट कट करता है, तो रेट कट अगर कर देगा ना तो ये आगे चल के प्रॉब्लम और भी क्रिएट करेगा। इसलिए हम तो यही मना रहे हैं कि भाई रेट कट अभी इतनी जल्दबाजी में करने की कोई आवश्यकता नहीं। 2-3 दिन रिएक्शन देने दो, मार्केट गिरने तो हमें सस्ता रेट में मिल रहा है, क्योंकि हम बाय करेंगे। वो देखो, अभी मैंने एक डाटा भी डाला जिसमें क्या हुआ कि रिटेलर्स ने जो पैनिक था उन्होंने बेचा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया। उसका जो डाटा दिखा रहा ना, इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा अपने पास में रखा था खरीदने के लिए, ठीक है? अब ये तो हो गया फेड का इशू। अब इसके साथ में आज बेसिकली जापान की मीट थी, जापान के फाइनेंस मिनिस्टर की मीट थी कि भाई हमारा मार्केट इतना गिर गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम इस सिचुएशन पे नजरें बनाए हुए हैं, जैसे ही कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा, अगर हमें लगेगा कि हमें अपना जो रेट हमने बढ़ाया है, अगर उसको कुछ घटाना होगा तो हम उसको उस पर फोकस करेंगे। इस वजह से वहां का मार्केट बेसिकली रिकवर हुआ। अब जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इस पे ज्यादा कुछ बोला नहीं है, ठीक है? अगर उन्होंने बोला कि हम थोड़ा दिन देखेंगे, जैसे ही हमारा इन्फ्लेशन डाउन होगा हम बेसिकली जो 25 बेसिस पॉइंट बेसिकली बढ़ाया है उसको तुरंत डाउन कर देंगे। ओके, अब इसके बाद आप देखो कि एफ आई आई का सिचुएशन देखें तो एफ आई आई को अगर इतना डर लग रहा है कि उनको बेचना है, और अगर देखें जापान के मार्केट से, कुछ लोग कल मैसेज आया था कि सर जापान का पैसा पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टेड है, साथ में इंडिया में भी इन्वेस्टेड, तो इंडिया में भी उनका पैसा इन्वेस्टेड है, अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास उनका भी पैसा इन्वेस्टेड। लेकिन उनका पैसा इन्वेस्टेड कहाँ पे? इंडिया में जो बेसिकली आप देखेंगे रेलवे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट है, कुछ इंफ्रा सेक्टर में इन्वेस्टेड है। लेकिन वहां के उन्होंने जो इंडिया में इन्वेस्टेड बेसिकली वो कहाँ से लिया गया? वो वहां की गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है? अब वो वहां की जो गवर्नमेंट ने दिया वो केवल 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए नहीं दिया, वो दिया है उन्होंने 25 ईयर 50 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, और उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। और आप मान के चलो इन्फ्लेशन ये शॉर्ट टर्म का इशू है, जैसे ही उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा वो फिर से रेट जो उन्होंने रेट बढ़ाया है वो फिर से नॉर्मलाइज कर देंगे। इसलिए हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा सेलिंग आपको नहीं देखने को मिली एफ आई आई की साइड से। अगर ये सिचुएशन इंडिया में ज्यादा होता है, जितना उन्होंने यूएस में इन्वेस्ट किया था ना 20-25%, उतना मार्केट इंडिया में भी गिरना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी हमें फॉल बेसिकली बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर एफ आई आई जाएगा तो जाएगा कहाँ इन्वेस्ट करने? अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा उन्होंने पहले कहाँ इन्वेस्ट किया? चाइना में। चाइना का इशू क्या, सर ने ऑलरेडी बता दिया कि रियल एस्टेट में उनका रियल एस्टेट डूब रहा है, साथ में उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है वो भी लगातार डाउन जा रहा है। अब उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया, वहां उनका पैसा गया डूब। उसके बाद उन्होंने जापान में इन्वेस्ट किया, जापान में भी उनका पैसा डूब गया। उसके बाद उन्होंने यूके में किया, यूके का आप देख लो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चल रहा है, अराउंड 1%, और लास्ट टाइम तो उनका जो ग्रोथ है वो 0.6% का अराउंड उनका क्वार्टरली ग्रोथ है इकोनॉमी का। अब वहां पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने यूएस में ऑलरेडी कर रखा है, यूएस में भी उनके उनका लगी पड़ी है। उनके पास केवल एक ही जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, वो है इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट आप देख लो पूरे वर्ल्ड में, अगर आप देखो तो फेड का जो रेट है वो कितना है 5.25 टू 5.5, बट इंडिया का जो आप देखेंगे रेपो रेट कितना है 6.5%। उसके बावजूद भी इंडियन कंपनीज कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। तो ये हमारे लिए बड़ा पॉइंट है, और एफ आई आई को कुछ भी हो जाए वो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ अभी अगर फेड ने अभी तक रेट कट नहीं किया, लेकिन जब फेड रेट कट करेगा सितंबर में तो उनका पैसा, जब पैसा आएगा तो उनको पैसा कहाँ डालना है? पैसा वो वहां डालेंगे जहां की इकोनॉमी सबसे फास्ट ग्रो करेगी, मतलब वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमी में वो बेसिकली पैसा डालेंगे। तो अभी उनको जितना बेचना है ना बेचने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमें क्या, हमें हमारे साइड से बेसिकली टैकल कौन कर रहा है? उनको डीआईआई टैकल कर रहा है। कल एफआईआई ने क्या किया? 10,000 करोड़ के आसपास बेचा एफआई, और डीआईआई ने कितना बाय किया? 9,800 करोड़ के आसपास कल भी बाय किया। आज फिर एफआईआई ने 3,500 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन उसके सामने कितना बाय किया डीआईआई ने? थोड़ा बहुत ही कम, आप मान के चलो उसके बराबर, उसको बराबर टैकल कर रहा है।
FII इसको कि तुम बेचो, हम खरीदने के लिए तैयार बैठे। और हमारे रिटेलर्स क्या, रिटेलर्स हमारे वेट कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स ने, हमारे रिटेलर्स भी थोड़ा बड़े हो गए और वो क्या मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं। कल वैसे भी हमने उस दिन सेशन में डिस्कस किया था कि मार्जिन पे जो लोग ट्रेड करते हैं, जैसे ही आपकी मार्जिन 100% होगी, ब्रोकर आपकी ऑटोमेटिक पोजीशन कट करना शुरू करेगा। तो अभी रिटेलर्स हमारे पैनिक नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार सेशन ले रहे हैं। और भी बहुत सारे जो टेलीग्राम वाले ट्विटर पे है, तो वो लोग क्या है, वो लोग ऑलरेडी बहुत सारे आपको इंडिकेटर लगा के दिखाते हैं, निफ्टी 15,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है, 13,000 आ रहा है, 10,000 भी, कुछ तो 10,000 भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उनके पीछे इतना ध्यान नहीं देने का है। वहां पे जो मार्जिन हिट हो रहा है, उनकी वजह से उनकी पोजीशन कट रही है। बाकी हमारे अगर 80% रिटेलर देखोगे ना, तो वो बिल्कुल भी इस बार मार्केट में पैनिक नहीं है, और वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही रिवर्सल आएगा हम बेसिकली बाय करने के पीछे जाएंगे, क्योंकि रिटेलर्स का ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है मार्केट में। वो वेट कर रहे हैं एग्जैक्ट रिवर्सल का। अगर हम इसको, अगर सही से अगर हम इसको अगर मेजरमेंट करें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी स्टॉक को उठा लो, कोई भी, चाहे आपका PSU स्टॉक हो या कोई वैसा स्टॉक हो जो आपको इस फॉल में चल नहीं रहा, अगर वो गिर भी रहा है ना, तो उसमें आपको वॉल्यूम एकदम लो देखने को मिलेगा। वॉल्यूम लो लो होने का रीजन क्या है कि बेसिकली आपने जो स्टॉक को प्लेज करके जो मार्जिन लिया था, चाहे वो आपने चिरोधा से लिया हो, चाहे एंजल से लिया हो, चाहे किसी भी ब्रोकरेज से लिया हो, अब वहां पे जब आपकी पोजीशन, आपका मार्जिन हिट हो गया, तो वो क्या, ब्रोकर ऑटोमेटिक कट करेगा। ब्रोकर ऑटोमेटिक कट करेगा तो क्या, स्टॉक तो गिर रहा है, आप मान के चलो स्टॉक क्या 3% गिर रहा है, 4% गिर रहा है, इवन 5% से भी ज्यादा गिर रहे हैं, लेकिन ये गिर क्यों रहे, क्योंकि सामने कोई बायर है नहीं। सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई थोड़ा रिवर्सल आए, ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा स्टेबल, वो स्टेबल हो, फिर हम बाय करेंगे। इस वजह से क्या, जब आप बाय करने के लिए लोग कोई होंगे नहीं, तो बेसिकली प्राइस ज्यादा फॉल करेगा, लेकिन वैल्यू नहीं आएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जैसे ही ग्लोबल सिनेरियो सही होगा, कुछ भी थोड़ा सा हमें स्टेबिलिटी आएगा कि अब मार्केट में हमारा व्यू क्लियर हो गया, तुरंत हमें शार्प बाइंग देखने को मिलेगी और अच्छी खासी रिकवरी वहां से देखने को मिलेगी। अब तो हमारा, और अगर इसके साथ हम एक और पॉइंट को कवर करें, तो आपको देख लो कि इंडिया के, वर्ल्ड को, अगर इंडिया को छोड़ दें तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इस टाइम सेफ नहीं है। आप देख लो यूएस में क्या हो रहा है, आपको अभी डोनाल्ड ट्रम्प को बेसिकली गोली मार दी, इससे पहले वो गोली लगा, उसका गोली मतलब उसको जो फायर किया गया उसके ऊपर, और भी उनका जो सिचुएशन चल रहा है पर्सनल, वो चल रहा है। यूके का आप देख रहे हो, उसके यहाँ पे कोई कोई मॉल को लूटा जा रहा है। अरे मॉल को, जो यूके कुछ टाइम, यूरोप वाले कुछ टाइम पहले क्या बोलते थे इंडिया को, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडिया में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज उनकी कंडीशन खुद वैसी हो गई कि इंडिया इतना सेफ है, और यूके जो लोग बहुत होते थे ना, यूके वाले, उनके यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होगी, लोग यूके में अब पैसा डालना चाह नहीं रहे हैं बेसिकली। ओके, अब उसके बाद यूरोप तो आप छोड़ ही दो, यूरोप में रसिया यूक्रेन भी चल रहा है। उसके बाद में अगर आप देखो जापान का सिचुएशन चल रहा है, चाइना ऑलरेडी डूब रहा है, और साथ में हमारा पाकिस्तान, उसकी तो बात ही मत करो, वो खत्म है, मतलब उसके यहाँ खाने के लाले हैं। बांग्लादेश भी डूबा है। बांग्लादेश डूबने के साथ अभी केवल एक ही कंट्री है जो वर्ल्ड में इस टाइम सेफ बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर मार्केट, वर्ल्ड मार्केट आप मान के चलो, अगर 10% गिरेगा ना, तो इंडियन मार्केट 5% गिरेगा। अगर वर्ल्ड मार्केट 4% चढ़ेगा, तो इंडियन मार्केट 8% चढ़ेगा। ये आप हमेशा मान के चलना, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिटेलर्स का बहुत पावर है, और ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये ऑलरेडी लास्ट टाइम बताया था कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो ऑलरेडी बुल रन चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले 3 से 4 साल, अभी भी ये बना रहेगा। अब अगर हम देखें, तो हमारे पास एक बड़ा क्यूज बना हुआ है, जो ईरान और इजराइल का है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी ईरान इजराइल में बहुत इशू चल रहा था, वो बोल रहा है कि पर डे हम मिसाइल अटैक करेंगे, कभी करेंगे। मेरे को तो लग नहीं रहा कि उनका कुछ मिसाइल अटैक करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने दिन से पता नहीं तक उनका मिसाइल तैयार हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब, इसके बाद यूएस ने बोला था कि हम रशिया यूक्रेन में, उन्होंने बोला था, जो हमारा बेसिकली आपको, जो यूरोप के साइड से जितने भी कंट्रीज थे, वो क्या बोल रहे थे कि हमारे 100 फाइटर प्लेन तैयार है, लेकिन उनके फाइटर प्लेन तब भी तैयार थे और वो शांत हो गए, कुछ इशू नहीं हुआ। अब यहाँ पे ईरान इजराइल का इशू क्या है, अभी जो करंट का न्यूज आया है, अभी मैंने जो न्यूज देखा ईरान इजराइल का, उसमें बेसिकली इजराइल ने ये बोला है कि हम कोई अटैक अपनी साइड से नहीं करेंगे, बट अगर ईरान की साइड से कुछ भी आएगा, तो हम अपने सुरक्षा के लिए यूज करेंगे, और फिर वहां पे हम कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली अभी का ये जस्ट 10 to 15 मिनट पहले का ये न्यूज आया है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला, और साथ में ईरान ने अपने ऊपर जितने भी आपको मतलब एयरलाइंस थी, उनको बोला कि 7 to 8 अगस्त के बीच में आपको जो हमारे रिस्ट्रिक्ट एरिया है, 12,000 फीट की ऊंचाई पे आपको थोड़ा सा बच के रहना, उसके बाद में आपको इस एरिया से नहीं जाना है। मतलब उनका कुछ अटैक का प्लान चल रहा है। तो ये इश्यूज अभी जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें प्रॉपर रिकवरी नहीं मिलेगी। इंडेक्स यहाँ पे निफ्टी कुछ कंसोलिडेट कर सकता है, जैसा फॉल हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करेगा। कुछ कंसोलिडेशन के बाद में बेसिकली हमें फिर से अपसाइड देखने को मिलेगी। अब एक चीज मैं और आपको बताऊं, लास्ट सेशन में मैंने एक चीज डिस्कस किया था आपको, कि जो हमारा बेसिकली टैक्सेशन को इंक्रीज किया गया था, टैक्सेशन को इंक्रीज किया गया था ना, मैंने आपको क्या बोला था कि अभी तक लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी।
नहीं थी ना। बट लोगों के पास जब से मोबाइल आया है तब से लोग इनके मतलब काफी जागरूक हो गए हैं, और लोगों को अब इन्वेस्टिंग समझ आता है, एसआईपी कैसे करना है, म्यूचुअल फंड कैसे करना है, कितना टैक्स लगता है हर सेक्टर में, लोगों को समझ में आता था। तो गवर्नमेंट ने तो इस बार बढ़ाया ना, मैंने क्या बोला था कि जब आपको ये जब लोकसभा में जाएगा ना, जब इस पे चर्चा चलेगी तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगा और इसको क्या करेगा, घटाएगा बाद में। अभी तो इन्होंने बढ़ा दिया शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इस पे पब्लिक में चर्चा होगी और लोग इसको घटाएंगे, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे बच नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन हमारा हाई है, तो ये प्रॉब्लम होगा। अभी गवर्नमेंट का अभी जस्ट का न्यूज आया कि जो हमारा इंटरेस्ट बेसिकली बढ़ाया गया था 20 मतलब 12.5% डायरेक्टली टैक्स लगाया जा रहा था, उसको अब ऑप्शनल कर दिया गया। अब ऑप्शनल करने का जो सिचुएशन है, चाहे आप तो अब जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप चाहे 12.5% दें या आपको 20% दें, उस पर गवर्नमेंट विचार करने वाला है, और शायद उसके बाद में कुछ दिनों में ये फिर से लागू हो सकता है। अगर इंडेक्सेशन की बात करें तो हमने एक वीडियो शेयर किया था, आप उसको जाके पढ़ लेना, अगर आपको वो देख लेना अच्छे से, आपको समझ में आता। अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको जैसे एक नॉर्मल व्यू में एक समझाना चाहूंगा। जैसे आप सपोज कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, सपोज आपने 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदी थी, अगर गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन रेट पिछले 20 सालों में 6% का था, अगर वो 6% का था तो पर ईयर आपके 6% के अकॉर्डिंग आप मान के चलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेट कितना भी हो जाए, सपोज 2.5 करोड़ हो गया, ठीक है। अब 2.5 करोड़ अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन आपका प्रॉपर्टी का रेट हुआ, ठीक है, लेकिन आपने खरीदा कितना था, 1 करोड़ में। अब वहां पे जो 1.5 करोड़ बचा है ना, उस 1.5 करोड़ पे बेसिकली 20% का इंडेक्सेशन टेस्ट बेसिकली गवर्नमेंट लेता, ठीक है। ये पुराना रूल था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने नया रूल लगाया ना, गवर्नमेंट ने बोला हम फ्लैट 12.5% लेंगे। क्यों लेंगे कि आपने उस टाइम 1 करोड़ खरीदा था, अभी आप जो 4 करोड़ का बेचेंगे ना, तो हमें 1 करोड़ से लेके जो 4 करोड़ के बीच का डिफरेंस है ना, 3 करोड़ का, उसको हमको बेसिकली क्या है 12.5% आपको फ्लैट देना पड़ेगा। उसकी वजह से रियल एस्टेट में बेसिकली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो वहां से गवर्नमेंट ने बोला हम इसको रिव्यू करेंगे और हम इसको ऑप्शनल करेंगे, और साथ में वो बोल रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे कि देखो इसको 10% में फिर से बैक लाना है कि नहीं लाना है। तो मैंने आपको बोला था ये सिचुएशन एक बार फिर से देखना, मतलब अब यहाँ पे आरबीआई का एक मीट भी चल रहा है। आरबीआई का मीट आज से स्टार्ट हुआ है। अब आरबीआई का जो आज से मीट शुरू हुआ है ना, आरबीआई देखो यहाँ पे कोई रेट कट नहीं करने वाला, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट आप देख लेना, इसका जो आउटकम आएगा बेसिकली वो आपको 8 तारीख को आएगा, क्योंकि 3 दिन का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक होता है, उसके बाद में इसका आउटकम होता है। अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन डाटा चाहता है, था इन्फ्लेशन बेसिकली किसमें था, पल्सेस में था, वेजिटेबल्स में था, यही में था, क्योंकि आप देख लो सीजनल, आपको सीजनल ये सीजनल इन्फ्लेशन इनको बोलते हैं, सीजनल, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे सीजन आपको नॉर्मलाइज होगा ये इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगा। और हमारा इन्फ्लेशन बेसिकली कहा है 5.1%, और जो हमारा आरबीआई का जो टारगेट होता है हमेशा, वो हमेशा होता है 4 to 4.5 के बीच में, ठीक है। तो हमारा इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं, हमारा इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट जो फिट का है 2% वो वैसा ही चलेगा। तो आरबीआई यहाँ में क्या नॉर्मलाइज थोड़ा सा कुछ इसके बारे में दे सकता है कि भाई हमने वर्ल्ड पे नजरें बना के रखा है, अगर कुछ भी सिचुएशन होगा, हमारा आरबीआई ऑलरेडी प्रोएक्टिव है, कुछ भी होता है ना तो वो पहले ही डिसीजन इसके बारे में ले चुका होता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने का नीड नहीं है, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो क्या अभी आज इंडेक्स गिरा था, लेकिन इंडेक्स में फिर भी इंडेक्स में 24,000 लेवल को बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी क्या थोड़ा उसके नीचे अराउंड क्लोजिंग दिया था मार्केट ने एक बार, और उसके बाद में क्या उसके ऊपर फिर से चला गया। अब अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो 3 जून का लेवल एक बार मे भी टच कर सकता है, अगर शार्प फॉल किया गया तो 23,400 का लेवल बेसिकली टच करने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे यहीं पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। अगर ईरान और इजराइल का इशू सॉर्ट आउट हो जाए ना तो मार्केट यहीं से रिकवरी कर जाएगा। और मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप के जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं बेसिकली जो स्मॉल कैप 100 में है, उनमें अच्छी खासी थोड़ी बाइंग देखने को मिली, इसलिए आप देखेंगे स्मॉल कैप के इंडेक्स में उतना फॉल देखने को नहीं मिला जितने हमारे पोर्टफोलियो में बेसिकली फॉल देखने को मिला। ये चीजें आपने ऑब्जर्व ऑलरेडी किया होगा। तो कुछ लोग में से सर इंडेक्स तो गिरा नहीं स्मॉल कैप का, फिर भी हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा गिरा, इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि वहां पे चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग चल रही है, और जो डीआईआई के पास कैश पड़े हैं ना वो नीचे के लेवल पे अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, और हमारे जो मार्जिन की वजह से, मार्जिन के शॉर्टफॉल की वजह से वहां पे सेलिंग बेसिकली चल रही। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं क्रिएट करना, अभी थोड़ा एवरेजिंग के लिए वेट करो, एवरेज करने का कोई नीड नहीं। जितना ऑलरेडी मैं भी 85% इन्वेस्टेड हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर रखा। मुझे तो ये है कि भाई अगर गिराना है तो एक दिन गिरा दो, आप चाहे न्यूक्लियर अटैक कर दो ईरान पे या इजराइल पे, जो भी करना है ना वो कर दो, और एक साथ गिरा दो। एक साथ गिरा दोगे तो हमें टेंशन रोज रोज का खत्म हो जाएगा। जैसे होता है ना कि एक बीमारी होती क्या, एक साथ काट दो, बाद में देख लेंगे मैटर क्या है वो सुलझ लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि आप धीरे धीरे वही चीज को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। धीरे धीरे वाला बहुत बहुत दर्द देता है हमको, क्योंकि तड़प तड़प के किसी को मरना आप देखते हो वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो भाई एक साथ ही कर दो ना, जितना अटैक करना है कर दो, पोर्टफोलियो कितना 15-20% गिर जाएगा, फिर से रिकवर कर लेंगे। लेकिन अभी क्या ये धीरे धीरे कर रहा है ना, ये थोड़ा सा अपने को हर्ट कर रहा है।
तो इसलिए थोड़ा-सा अभी आपको एवरेज नहीं, थोड़ा वेट करो, जैसे ही कुछ होगा हम फिर आपको अपडेट करेंगे, फिर वहाँ पे आप एवरेज लेके जाना। क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा आप एवरेज करेंगे, फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो हम वहाँ पे अपना पैसा वेट नहीं करेंगे। और अगर आपको एवरेज नहीं करना, तो मैं आपको एक सिचुएशन और बताता हूँ। अगर आपके पास 2 डीमैट है ना, एक स्टॉक को आपने ऊपर के लेवल पे बाय किया हुआ है, ठीक है? मान लो सपोज़ आपने रेलटेल को 500 के लेवल पे बाय किया, अभी अभी रेलटेल कहाँ चल रहा है? 450 चल रहा है, ₹50 डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपके पास दूसरा डीमैट है ना, तो आप उसको छोड़ दो, आप न्यू डीमैट में बाय कर लो। क्योंकि जब आप वहाँ पे बाय करोगे, तो वो एवरेजिंग आपका थोड़ा एवरेजिंग तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जब आप सेकंड डीमैट में बाय करेंगे ना, तो सेकंड डीमैट में जब आप बाय करेंगे, तो वहाँ पे जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि मुझे 8 टू 9% का प्रॉफिट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो आपका पुराना लेवल है, जिस लेवल पे आपने बाय किया था, वो क्या अभी आपके नीचे चल रहा है, तो आप उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट मिल रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस पे जाता है, तो आप वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और अगर आप मान लो आप उसको एवरेज वाले में ही करोगे, तो उसमें क्या होता है, मैंने जो चीज़ें नोटिस की कि अगर आप कभी भी एवरेज करते हो ना, तो जीरोधा हो चाहे एंजल हो, वो क्या करेगा, आपके पुराने एवरेज को बेच देगा। मतलब आपने पुराना जो लेवल पे लिया था, सपोज़ अगर आपने आर्मिनल पहले 400 450 के पास खरीदा, वो पुराने वाले को बेच देगा, नए वाले को फिर से एवरेज कर देगा। तो वहाँ पे हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस होती है। तो अगर आप नए डीमैट में बाय करो और वहाँ पे अगर आप बेचेंगे, तो आपको लगेगा कि चलो मैंने भी थोड़ा जो प्रॉफिट मतलब जो फॉल आया था उसका कुछ प्रॉफिट लिया, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा-सा आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और बेसिकली ये टेक्निक मैं अपनाता हूँ पर्सनली, इसलिए मैंने आपको थोड़ा-सा अपडेट किया। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है? तो आज का सेशन बेसिकली यही था। अगर कुछ भी और मार्केट में कुछ होगा, तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, 2 दिन आराम से वेट करो, कुछ भी होगा तो हम देखेंगे, हम आपको अपडेट करेंगे कहाँ पे क्या करना है, ठीक है? तो ज़्यादा इसमें अभी कुछ नहीं करना, आराम से शांति से बैठो, ओके? सो गुड नाइट एवरीवन, बाय।